हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा और पेरेंट्स से ही बात करूंगा। मैं हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें, और होना भी चाहिए यही कि वो अपने बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे पाए उतना बच्चों के लिए भी अच्छा और पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। सबसे पहले बात है कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करें। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप छोटे बच्चों को या +2 तक के जितने बच्चे हैं उससे पहले की एजुकेशन आप अगर उनको अच्छे से प्रोवाइड कराते हो तो कहीं ना कहीं उस एजुकेशन का फ़ायदा बच्चों को +2 के बाद मिलता है। तो इसलिए मैं हर पेरेंट्स से चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इतनी अच्छे से प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, एक्टिविटी बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं बच्चों का माइंड डाइवर्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इससे पहले माइंड डाइवर्ट हो तो आप अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करें, अच्छे से अच्छे ट्यूशन दें या अच्छे से अच्छे चैनल पर पढ़ने का उनको मौका दिया जाए। तो इसके बाद आज मैं एनसीईआरटी 6 क्लास की एसएसटी में जो हिस्ट्री है उसको लेकर आ रहा हूँ। देखिए, 2 माध्यम होते हैं, एक तो इंग्लिश माध्यम और एक हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम के बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत सारे हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम है यूट्यूब पर। तो आज मैं हिंदी माध्यम में एसएसटी स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश मीडियम में भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम सबसे पहले हिंदी माध्यम से स्टार्ट करेंगे और कोशिश है कि जल्द से जल्द हम 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को समाप्त करें और उसके बाद साथ ही हम लेके चलेंगे इंग्लिश मीडियम में भी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे पूरे बच्चों को, जिसमें आप हमारे चैनल पर 6 से 12 तक आप अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में एसएसटी का पहला चैप्टर, कब, कहां और क्या, कैसे। देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले रशीदा एक लड़की है इस चैप्टर में, इस कहानी में। तो वो सवाल पूछती है। सवाल क्या है कि रशीदा जब बालकोनी बैठ के अखबार पढ़ती रहती है, अखबार पढ़ने के दौरान उसको एक सवाल मिलता है अखबार के उसमें या एक सुर्खियों में उसको दिखाई देता है कि 100 साल पहले जब उसको दिखाई देता है तो वो सोचती है कि इतने वर्ष पहले क्या है, ये इतने वर्ष पहले बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है इतने वर्ष पहले। देखिए आगे इसमें, इस चैप्टर में कब, कहां, क्या और कैसे, इन सब के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले कैसे पता लगाएं अतीत के बारे में। देखिए, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, रशीदा क्या कह रही है कि जब उसकी नजर 100 साल पहले पर पड़ी तो इसका मतलब उसको अतीत के बारे में समझना है ना। अतीत मतलब जो पहले हुआ, 100, 200 साल, 300 साल पहले हुआ या आज से पहले हुआ, उसके बारे में। देखिए, अतीत का मतलब होता आज से पहले जो हुआ वो अतीत कहलाएगा आपका। और उसको कैसे पता लगाना है अतीत को, आप रेडियो सुनकर भी अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि रेडियो पर बताया जाता है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या साल भर पहले क्या हुआ। टेलीविजन देखकर भी आप पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ, उससे 2-4 साल की बात भी कर सकते हैं वो। और अखबार पढ़कर भी आप कल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी बीते हुए कल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे व्यक्ति से बात करके अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं जिनकी एज ज्यादा हो, करीब 50-60 साल, 70 साल एज हो, उनसे बात करके भी आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बहुत पहले क्या हुआ, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले क्या हुआ, आप उसके बारे में कैसे पता करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि व्यक्ति से बात करके आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं या 100 साल तक की जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति 70 साल की उम्र का है और वो आपके घर में बुजुर्ग है, तो आप उनसे बात करके भी 100-150 साल पहले की जानकारी ले सकते हैं। वो कैसे, जैसे आपके बाबा या दादा जो है, अगर वो 70 साल के हैं, 70 एज है उनकी, तो
उनके पूर्वजों की जानकारी आपके बाबा या दादा के पास होगी, तो उनके भी पूर्वज हैं, तो आप अपने दादा या बाबा से बात करके 100-150 साल तक की जानकारी आराम से 70 साल के बुजुर्ग से बात करके ले सकते हैं वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत पहले क्या हुआ, उसके बारे में आप जानकारी कैसे ले सकते हैं। तो बहुत पहले क्या हुआ, देखिए बहुत पहले बहुत सारी बुक्स लिखी गई लेखकों के द्वारा, आप उन बुक्स को पढ़ के भी बहुत पहले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महाकाव्य हैं, पुराण हैं, गीता है, बाइबल है, इन सब को पढ़ के भी आप पहले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। या और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जानकारी ले सकते हैं, ये भी सवाल अच्छा है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए क्या, उस समय के लोग क्या खाया करते थे, कैसे रहा करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे और किस प्रकार के घरों में वो रहा करते थे, इन सबको जान सकते हैं हम अतीत के बारे में। देखिए आगे अगला, आखेटक। आखेटकों के बारे, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करते हैं उनको आखेटक बोलते हैं। तो आखेटक के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं अतीत में। पशुपालक, जो पशु पालते हैं उनको पशुपालक कहते हैं, तो पशु को पालने वाले को पशुपालक कहा जाता है, इनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। कृषक, जो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनको कृषक बोलते हैं, तो इनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। शासक, उस समय किस तरह के लोग शासक हुआ करते थे, किस समाज से हुआ करते थे या किस प्रकार की धारणा के शासक हुआ करते थे, उस समय के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। व्यापारी, किस तरह के व्यापारी हुआ करते थे, क्या वो माल बेचा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाया करते थे, तो उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। कलाकार, उस समय जब शासक हुआ करते थे, हर शासकों के दरबार के अंदर कलाकार, संगीतकार हुआ करते थे, तो उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। शिल्पकार, जो बुनकर हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। संगीतकार, जो संगीत गाने वाले हुआ करते थे, उनके बारे में भी हम अतीत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैज्ञानिक, किस तरह के वैज्ञानिक अतीत में हुआ करते थे, उस तरह की जानकारी भी हम इसमें ले सकते हैं। आगे, उस समय जो बच्चे हुआ करते थे, बच्चे किस प्रकार के खेल खेला करते थे, अब जो बड़े लोग थे वो किस प्रकार के खेल को खेला करते थे, उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। और किस प्रकार की कहानियां पढ़ते थे लोग, किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करते थे, उसके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोग कहाँ रहा करते थे। ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में। देखिए, सबसे पहले लोग कहाँ रहा करते थे, ये इसका आप इस बात को समझो पहले कि जो लोगों का निवास हुआ करता था उस समय, तो ज्यादातर वो नदियों के पास रहा करते, नदी, तालाब, झीलों के पास रहा करते थे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, हर, चाहे उसमें मानव हो, मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। तो हर आदमी ऐसी जगह रहा करता था जहां पर उसको पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ज्यादातर लोग नदियों, झीलों, तालाबों के पास रहा करते ताकि उनको पानी की समस्या ना झेलनी सके। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी नदियां, जैसे गंगा नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई और यमुना नदी हुई। तो ज्यादातर लोग गंगा नदी के पास ही रहा करते थे, क्योंकि आप, जैसे कि आप जानते हैं, गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी मानी जाती थी हमारे पहले के उसमें, और यमुना भी। और गंगा में बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, सैकड़ों नदी गंगा में आकर मिलती है, छोटी छोटी नदियां। तो उन नदियों को हम बोलते हैं सहायक नदियां बोलते हैं उनको। जो छोटी छोटी नदी एक बड़ी नदी में आकर मिलती है, उनको सहायक नदी बोला जाता है। तो ज्यादातर जो लोग रहा करते थे वो गंगा नदी के पास रहा करते थे, क्योंकि गंगा का पानी भी मीठा है, और जहाँ मीठा पानी होगा वहाँ मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जगह मानी जाती है। आप आगे देखेंगे कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री व पुरुष द्वारा गेहूं और जौ को उपाजना शुरू किया गया। आप इसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो गेहूं और जौ का उपजना शुरू हुआ, गेहूं और जौ की खेती की गई, वो करीब करीब 8000 वर्ष पूर्व की गई, जिसमें दो चीजें उगाई गई। एक तो गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया। इन दो चीजों का उत्पादन सबसे पहले स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया गया। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे
कि पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग पर्वतों पर रहा करते थे। इसके बाद देखते हैं आगे, लोग कहाँ रहते थे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि लोग उस जगह रहना पसंद करते थे, या उस जगह रहना उनके लिए कंपलसरी था जिस जगह पानी की जो भरपूरता थी वहां पर लोग रहा करते। जैसे नदियों के पास, नदी के अंदर मीठा पानी होता है, और जहां मीठा पानी होता है वहां पर लोग रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी आवश्यकता पानी से ही पूरी हुआ करती थी। अगर आप खेती भी करेंगे या कृषि का पालन भी करेंगे या पशु पालन भी करेंगे, तो हर चीजों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती थी। इसलिए वहां तब उस समय के लोग नदियों के पास ही रहा करते थे, और खासकर गंगा नदी के पास, गंगा नदी के आसपास ही के क्षेत्र में ही लोग रहा करते थे। लेकिन मैंने आपको बताया करीब करीब 8000 वर्ष के आसपास, है ना, 8000 वर्ष के आसपास स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ का उत्पादन करना शुरू कर दिया गंगा नदी के किनारे के आसपास, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है, उसको सहायक नदी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4700 वर्ष ईसा पूर्व नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे। देखिए, जो बड़ी नदी थी, बड़ी नदियों के आसपास ही ज्यादातर लोग रहा करते थे, क्योंकि बड़ी नदी कभी सूखा नहीं करती थी। लेकिन जो छोटी नदियां हुआ करती थी वो आने वाले कुछ समय बाद उनमें पानी की कमी हो जाया करती थी, इसलिए ज्यादातर लोग रहना वहां पसंद करते थे जहां पर साल भर के आसपास नदियों के अंदर पानी रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और सहायक नदियां जो बड़ी नदी में आकर मिलती थी, सहायक नदियों के किनारे भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जिस नदी में साल भर पानी रहता है तो उस नदी के आसपास उन्होंने अपने घरों को बसाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आप देखेंगे क्षेत्रों के अंदर सहायक नदियों के आसपास भी नगरों का विकास होना शुरू हो गया। करीब करीब आप जानेंगे कि 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ सहायक नदियों के किनारे। मैंने आपको बताया कि 4700 वर्ष पहले आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी नदियों के पास नगर बसे, लेकिन 2500 वर्ष ईसा पूर्व में जब आप पहुंचेंगे तो आप जानेंगे कि सहायक नदियों के आसपास भी लोगों ने अपने घर बसाने शुरू कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे आप मगध एक ऐसा प्रदेश है उस समय का जो आज के जिसका आज नाम बिहार है, उस समय मगध कहा जाया करता था वो। और मगध में उस समय प्रभावशाली शासक हुआ करते थे। और आप देखेंगे जो मगध है एरिया, वो भी गंगा नदी के पास का एरिया है, और ज्यादातर लोग उस समय मगध के आसपास ही रहा करते थे, क्योंकि मगध भी गंगा नदी के पास का क्षेत्र है। उसके बाद देखेंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना पसंद किया करते थे। देखिए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना कब पसंद करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। सबसे पहले लोग अपने भोजन को संग्रह करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय के लोग ज्यादातर जंगलों में रहा करते थे या नदियों के आसपास रहा करते थे। और जिस क्षेत्र में, जैसे कि आप जानेंगे कि लोग पहले पत्तियां, फूल या फल खाकर ही अपना गुजारा करा करते थे। उस समय इतना जो आज के समय पर हमें हर चीज खाने को मिलती है, उस समय नहीं मिला करती थी। तो लोग कहीं ना कहीं भोजन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। अगर किसी क्षेत्र के जंगल में खाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था तो वहां से पलायन करके वो ऐसी जगह पहुंच जाया करते थे जहां पर उन्हें एक नया एरिया मिले, नया जंगल मिले, जहां पर वो अपने खाना पानी ले सके। ठीक है। दूसरा, उस समय के लोग यात्रा भी करा करते थे। पहली यात्रा तो मैंने बताया भोजन के लिए यात्रा करते थे। दूसरा, उस समय के लोग कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना इसलिए पसंद करा करते हैं ताकि वो नए क्षेत्रों को देख सके, नई चीजों को देख सके। आज भी लोग जहां पर रहते हैं वो दूसरे क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं ताकि वहां की चीजों के बारे में या वहां की संस्कृति के बारे में वो जाने, वहां के लोगों के विचारों के बारे में जाने। आपने देखा होगा कि पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, समुद्र, इन बड़े बड़े चीजों के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा
देखो ये चीजें क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इनको पार करना आसान बात नहीं है। लेकिन इनको पार करना अगर आसान बात नहीं है, लेकिन तब भी फिर भी लोग क्या करते थे, इन चीजों को पार करके दूसरी जगह यात्रा करना पसंद करते, दूसरी जगह जाना पसंद किया करते थे। मैंने आपको बताया कि एक तो अपने भोजन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे, दूसरा अपने कार्यों के लिए लोग अगर एक जगह कार्य नहीं मिलता था, काम नहीं होता था, तो अपने काम के लिए, कार्य के लिए भी वो एक जगह दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। एक कारण और है प्राकृतिक आपदा। जैसे कि आप जानते हैं कि नदियों में बाढ़ आना आम बात है, समुद्र में सुनामी आना, सुनामी तो लगभग काफी वर्षों बाद आती है, लेकिन बाढ़ नदियों में आना आम बात है। और किसी नदी में जब बाढ़ आती है तो जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो सब उजड़ जाते हैं, तो वहां पर कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचता, तो इसलिए लोग क्या करते थे, आपदा के कारण पलायन कर जाते थे उन क्षेत्रों से जहां क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि यात्रा के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे। अगला सवाल है कि बाहरी लोगों का आवागमन। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद किया करते थे, चाहे वो काम के लिए जाएं, चाहे किसी आपदा के लिए जाएं, या किसी भोजन के लिए वो एक जगह दूसरी जगह जाना जाएं। उसके जाने से फायदा क्या होता था, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी खास जगह पर अगर एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग रहा करते थे, जब वो दूसरी जगह जाया करते थे तो वहां उनको नए विचारधारा के लोग मिला करते थे, नई संस्कृति के लोग मिला करते थे, तो धीरे धीरे कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानने का लोगों को मौका मिलता था। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला देखते हैं देश का नाम। यहां पर है कैसे, इसके ऊपर देखेंगे देश का नाम। देखिए क्या है कि हमारे देश का नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में बहती है। तो हमारे जो देशवासी थे उस समय, तो हमारे देशवासियों ने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इंडस कहा जाया करता था इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और इस इंडस नदी के नाम से ही भारत का नाम इंडिया रखा गया या पड़ा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे यात्री बाहर के क्षेत्रों से भारत के अंदर आए, जैसे ईरानी है, यूनानी, वो भारत के अंदर जब आए तो उन्होंने, वो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से है ना, 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लोग जो ईरानी और यूनानी भारत के अंदर आए, उन्होंने सिंधु को इंदोस कह के पुकारा, सिंधु को इंदोस कह के पुकारा, और उन्होंने हिंदोस भी कहा। हिंदोस और इंदोस जो नाम दिए गए भारत के, वो यूनानी और ईरानियों के द्वारा दिए गए। उसके बाद आप जानेंगे कि उत्तर पश्चिम में कुछ लोग रहा करते थे, कुछ एक प्रकार के लोग रहा करते थे जिन्होंने वो भरत के नाम पर, जैसे भरत के नाम पर उन्होंने कहा, भरत के नाम पर ही देश को रखा गया भारत, भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया। ये जो लोग थे वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे जिन्होंने भरत के नाम से ही भारत को पुकारा। उसके बाद आप जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। आपको मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, अतीत के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें अतीत की में जो पुस्तक लिखी गई है उनको ढूंढना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐतिहासिककारों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई, आप उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि मैंने लिखा, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। आप अतीत की पुस्तकों को ढूंढे और उनको पढ़े तो आप जानकारी अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पांडुलिपि। पांडुलिपि एक इस प्रकार की लिपि हुआ करती थी जो हाथ से लिखी जाया करती थी। हाथ से पत्थरों पर भी लिखा जा सकता है, पत्तों पर भी लिखा जा सकता है, किसी चीजों पर भी हाथ से लिखा जा सकता है। तो पांडुलिपि हम उसको कहते हैं जो हाथ से लिखना ही पांडुलिपि कहलाता है। अच्छा, लैटिन भाषा का एक शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट, लैटिन भाषा में लिखा गया, जिसमें मैन्यू का मतलब होता है हाथ,
मेन्यू का मतलब हाथ, जो हाथ से स्क्रिप्ट लिखी जाए उसको हम मेन्यू स्क्रिप्ट बोलते हैं, हिंदी में उसको पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे कि आप इसके बारे में आगे जानें कि ताड़ पत्रों व हिमालय क्षेत्र से भुर्ज नामक पेड़ की छाल। उस समय के लोग क्या करा करते थे कि ताड़ के पत्तों पर वो लिखाई करा करते थे, ताड़ के पत्तों पर वो हाथों से लिखा करते थे। और हिमालय क्षेत्र के एक पेड़ है जिसका नाम है भुर्ज, और उसकी छाल से वो उसकी छाल निकालते थे और उसकी छाल पर वो लिखा करते थे। उसके बाद आप अतीत के बारे में और जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, इनके बारे में हम ये मंदिर और विहार से प्राप्त किए जाते हैं। अगर आप मेन्यू कुछ ऐसी जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है लिखाई, भुर्ज नामक छाल पर लिखा गया है, उनको हम मंदिरों से और विहारों से प्राप्त कर सकते हैं इन चीजों को। अच्छा, इनके बारे में हम क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पांडुलिपि में क्या क्या जानकारी मिल सकती है आपको? धर्म के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि उस समय के लोग धर्म के बारे में भी लिखना पसंद किया करते थे। औषधि के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। उस समय के जो जीवन हुआ करता था, किस प्रकार का जीवन हुआ करता था, किस प्रकार के लोग व्यवहार करा करते थे, उसके बारे में भी हम जानकारी पांडुलिपियों से प्राप्त कर सकते हैं। उस समय की जो पांडुलिपि लिखने की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा मेन हुआ करती थी। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि तमिल भाषा में भी कुछ जो लेख है पांडुलिपियां लिखी जाया करती थी, और प्राकृत भाषा में भी कुछ लिपि लिखी जाया करती थी, कुछ पांडुलिपि लिखी जाया करती थी। तो 3 भाषा हुआ करती थी मोस्टली उस समय, संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा और तमिल भाषा। मोस्टली इन भाषा के लोग ही ज्यादा हुआ करते थे, और इन्हीं भाषा के में ही पांडुलिपि को लिखा जाया करता था। उसके बाद अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद देखेंगे। चलिए देखिए, अतीत के बारे में हम और कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको पांडुलिपियों को पढ़ना होगा, ढूंढना होगा, उसके बाद आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जानकारी, बहुत सारी रोचक जानकारी आपको मिलेगी जिसको पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। उसके बाद देखिए और कैसे जानकारी प्राप्त करें अतीत के बारे में। अभिलेखों को पढ़कर भी आप अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप पुराने किसी मंदिर में गए होंगे तो वहां पर दीवारों पर या पत्थरों पर लेख लिखा हुआ होता है, और वो लेख ऐसे होते हैं, वो बहुत पहले लिखे होते हैं, और वो पत्थर ऐसे होते हैं ताकि उन पत्थरों पर जो लिखा गया है वो बहुत अधिक समय तक चल सके। उस समय जो बड़े बड़े शासक हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा रानियां हुआ करते थे, वो पत्थरों और धातुओं पर इसलिए लेख लिखवाया करते थे ताकि उन लेखों को अधिक समय तक पढ़ा जा सके, अधिक समय तक वो चल सके, चाहे वो धातु पर लिखे जाए, चाहे वो किसी पत्थरों पर उत्कृष्ट किए जाए। राजा और रानियों के बारे में आप उस समय के बारे में जान सकते हैं, और उस समय के जो शासक हुआ करते थे, अगर किसी भी शासक ने अगर किसी युद्ध में भाग लिया है, किसी युद्ध में पार्टिसिपेट करा है, और युद्ध में अगर वो जीत गए हैं, तो युद्ध में जीतने के बाद उस समय के शासक उन पत्थरों पर लेख लिखवाया करते थे अपनी जीते हुए क्षेत्रों के बारे में और लड़ाइयों के बारे में। उसके बाद कठोर सतह पर लिखने का लाभ क्या हुआ करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कठोर सतह पर आप लिखवाएंगे तो उनको हम काफी दिनों तक पढ़ सकते हैं, काफी दिनों तक उनके उस लेख को बचा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी 10, 15, 20 पीढ़ी तक उनको पढ़ा जा सके। उसके बाद देखिए पुरातात्विद क्या है। पुरातात्विद क्या है? पुरातात्विद वो लोग हैं जो पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उनको पुरातात्विद कहते हैं। जैसे आप किसी भी इमारत को लेंगे, किसी भी ईंट पत्थर को लेंगे, किसी भी मूर्तियों को लेंगे, उनके अवशेषों को ढूंढेंगे और उनसे कहीं ना कहीं वो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं पुरातात्विद हिंदी में। उसमें क्या क्या मिल सकता है? उसमें आपको औजार मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, बर्तन मिल सकते हैं, और भी अनेक प्रकार की चीजें मिल सकती हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं अतीत के बारे में, कि उस समय के लोग किस किस चीजों का प्रयोग करते थे,
किन बर्तनों का प्रयोग करा करते थे, किस प्रकार के उस समय घर हुआ करते थे, किस प्रकार की वो ईंटें प्रयोग करा करते थे, उन चीजों का अध्ययन जो करते हैं उनको पुरातात्विद बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे आप कि जो पुरातात्विद होते थे उस समय कि मछली जानवर चिड़ियाओं की हड्डियों को भी वो ढूंढा करते थे और पता लगाया करते थे कि उस समय के लोग किस जानवर को खाया करते थे, किस पक्षी को खाया करते थे, और उस समय के लोग क्या मछली को भी खाना पसंद किया करते थे। तो वो ये काम पुरातात्विद लोग किया करते थे। तो इनको ढूंढने का काम पुरातात्विद का होता था। आगे देखेंगे वनस्पतियों के अवशेष, कपड़े और लकड़ी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरातात्विद उन चीजों का अध्ययन करा करते थे ताकि वो अतीत के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त कर सके। वनस्पतियों के अवशेष, कुछ वनस्पतियों के अवशेष ऐसे होते हैं कि वो कुछ समय बाद गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनका कोई अवशेष नहीं बच पाता। इसलिए वनस्पतियों के अवशेष से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते थे। उसके बाद कपड़ा देखेंगे। अगर उस समय के बारे में हम जाने कि उस समय के लोग कपड़ा किस प्रकार का पहनते थे, तो कपड़े से भी हम ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि सूती कपड़ा हो, जो कपड़ा है वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उसके अवशेष खत्म हो जाते हैं, वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसलिए कपड़ों से भी हम कहीं ना कहीं अतीत के बारे में जानकारी कम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे लकड़ी भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर जो ठोस लकड़ी है वो तो कुछ समय तक चल जाएगी, लेकिन जो थोड़ी मामूली या नाजुक लकड़ी है तो उनके अवशेष कुछ समय बाद 100-150 साल बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इनसे भी अतीत के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम पेड़ों से पता लगा सकते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे एक पेड़ जब बड़ा होता है उसके बीज गिरते हैं तो आसपास में उस तरह के बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। तो उन पेड़ों से हम पता लगा सकते हैं, वनस्पतियों से पता लगा सकते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार के पेड़ उगाया करते थे, किस प्रकार की वो लकड़ी यूज करा करते थे। उसके बाद स्रोत एक ऐसा शब्द है, सोर्स, इंग्लिश में इसको सोर्स बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप पांडुलिपि को पढ़ के अतीत के बारे में जान सकते हैं, अभिलेख को पढ़कर आप अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो ये सब क्या स्रोत है जिनको पढ़कर हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये सोर्स है उनके। ठीक है। दूसरी बात, जो पुरातात्विद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़कर या अतीत को पढ़कर वो कहीं ना कहीं अतीत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। दोबारा कहीं ना कहीं लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या करा, किस प्रकार के वो खाना खाया करते थे, किस प्रकार रहा करते थे। वो कहीं ना कहीं पुरातात्विद दोबारा अतीत का पुनर्निर्माण कर पाते हैं इन चीजों को देखकर। अतीत को हम सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं बोलेंगे, सिंगल शब्द नहीं बोलेंगे। अतीत एक बहुवचन है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे अवशेष ऐसे मिलते हैं जिनको पढ़कर हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। इसलिए हम अतीत को एक वचन नहीं बोल सकते, अतीत को हम बहुवचन ही बोलेंगे। इसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। अतीत के बारे में हम और कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तिथियों का मतलब, एक हेडिंग है 6th क्लास में, तिथियों का मतलब। देखिए क्या है, जैसे कि आप जानेंगे ईसा मसीह का जो जन्म है वो करीब करीब 1 ईस्वी के आसपास हुआ, और 1 ईस्वी के बाद जो साल बढ़ते गए तो 1 ईस्वी के बाद अभी आप देखेंगे कि 2024 चल रहा है, करीब करीब 2000 वर्ष से ऊपर है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी 2000 वर्ष कहने का मतलब ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है। और अगर 2000 वर्ष पूर्व जाएंगे, देखिए 2000 से बाद अगर बात करेंगे तो इसको बोलेंगे ईस्वी, और अगर 2000 वर्ष से पहले जाएंगे तो उसको बोलेंगे ईसा पूर्व। ठीक है। यहां मैंने लिखा है, कुछ हेडिंग लिखी है बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले के, यानी हिंदी में बोलेंगे ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इसका हम दूसरा नाम देते हैं BCE, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम BCE भी बोला जाता है। लेकिन अब जो यूज करते हैं वो BC यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट यूज करते हैं, ना कि हम BCE यूज करते हैं। बिफोर कॉमन एरा अब यूज नहीं होता, अब BC यूज होता है।
उसके बाद देखेंगे एडी। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। एना डोमिनी का मतलब है ईस्वी, और ईस्वी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कॉमन एरा। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से कि कुछ प्रसिद्ध कहानियां आप मिस्र के बारे में पढ़ेंगे। मिस्र में राजा और रानियों ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, करीब करीब आज से 5000 ईसा पूर्व। उनमें उनको जब उनकी अज्ञात लिपि को जब पढ़ा गया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, उनमें देखा गया कि वो जो लेख हैं वो करीब करीब 1 से 2 3 करीब 3 भाषाओं में लिपि मिली है, उसकी 3 भाषाओं में वो लेख मिले हैं। और जब उनको पढ़ाया गया, जब अज्ञात लिपि को आगे पढ़ने को बोला गया, जब लोगों ने पढ़ा तो वो यूनानी और मिस्र भाषा में मिले। उनमें आप देखेंगे कि जो अज्ञात लिपि हुआ करती थी उस समय किसी पर्टिकुलर अक्षर से किसी जानवर को नाम दे दिया, किसी पर्टिकुलर अक्षर से किसी चिड़िया का नाम दे दिया। तो आप जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एल जो अक्षर रखा गया, अक्षर बहुत सारे मिलेंगे आपको, कुछ चित्र मिलेंगे, कुछ अक्षर मिलेंगे, जिनके आधार पर हम देखेंगे कि लिपि को हम अज्ञात लिपि को पढ़ सकते हैं उन अक्षरों के माध्यम से। एल जो अक्षर है वो शेर के लिए प्रयोग करा गया, और ए जो अक्षर है वो चिड़िया के लिए प्रयोग करा गया। तो इस प्रकार आपने देखा, इस चैप्टर के बारे में हमने कंप्लीटली इस चैप्टर को पढ़ लिया है, और आशा है कि आप इस चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे तो कंप्लीटली आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ के। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन अगर आप अच्छी प्राप्त कर पाएंगे तभी जो आपका फ्यूचर है वो आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है तो आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। मतलब आपको जहाँ एक बुक पढ़नी है वहाँ आपको 3-4 बुक पढ़नी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको जब 3-4 बुक पढ़ने को मिले तो वो ना समझ आए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चे पढ़ाई से दूर होते जाते हैं, पढ़ाई छूट जाती है। तो मैं सभी बच्चों से और सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन, अपने बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन को इतना अच्छा करिए ताकि बच्चों को भविष्य में कभी अगर किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो उससे हटकर अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सके। वो कैसे कि मान लीजिए आज आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आप अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी और कोर्सेज बढ़ते जाएंगे तो उसमें फीस बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों की फीस ना दे पाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो बस रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन को इतना अच्छा बना दें कि जब वो भविष्य में पहुँचे कि अपनी खुद के बलबूते पर वो आगे बढ़ पाएँ, बढ़ने की कोशिश करें वो। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।